हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि अभी हमें लास्ट वीडियो में वी हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी वो स्टार्ट नहीं किया था, मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था क्योंकि उसका यूज़ काफ़ी होगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज यू नो इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, ठीक है। तो उसे एक ही शॉर्ट में करवाना एक वीडियो के थ्रू इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। हर पार्ट में उसके सब टॉपिक्स आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी बड़ा है। फॉर एग्जांपल आज के जैसे जो हम और फिर उन्होंने मैंने क्या किया, उन सब टॉपिक के क्वेश्चंस को अलग कर दिया। मतलब रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2012 टू 2019 जो दिसंबर का था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसके सब टॉपिक को उठाया और फिर उसके क्वेश्चंस को अलग कर लिया, उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं। जैसे आज मैंने लिखे हुए 4 टॉपिक्स आपके सामने, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन, डिबाय हर्कल स्क्रीनिंग लेंथ और आयनिंग स्ट्रेंथ। तो इससे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रॉम 2012 टू 2019 आज के क्लास में मैं करूँगी कि कंप्लीट कर दूँ। और आपको खुद को पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 4 क्वेश्चंस हर बार आते हैं, 4 to 3 क्वेश्चंस फ्लक्चुएशन होती है, आते ही आते हैं। दिसंबर 2019 में भी आपने देखा होगा 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है, ठीक है। तो आज हम इन चारों टॉपिक को लेंगे, छोटा छोटा ब्रीफ हल्का फुल्का समझाते हुए जो मेरी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वो आपसे शेयर करते हुए चलेंगे। जैसे आयनिक स्ट्रेंथ है, आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं, पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप 2 मिनट्स विद इन 2 मिनट और 1 मिनट आप 1 मिनट ही कह सकते हैं, 1 मिनट में आयनिक स्ट्रेंथ को निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारी टाइट्रेशंस होती है ना, वो 3 तरीके की होती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। एक होती है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक होती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक होती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन थोड़ी सी बड़ी है तो उसके क्वेश्चंस को इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग किया, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करें वो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का है। देखो सिंपल से मैं शब्दों में कहूँ, ये एक फॉर्मूला है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ई सेल इज इक्वल टू ई कैलोमल प्लस 0.059 और पीएच, ठीक है। इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, मतलब जो भी ईएमएफ होगी वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारा ये आ रहा है। तो हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और यहाँ पे पीएच और ईएमएफ के साथ इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आया था हमारा नेट दिसंबर 2011 में, ठीक है। फॉर अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इन द कर्व ऑफ अ ईएमएफ versus volume of the titrant added, the equivalence point is indicated by। हमें बताना है कि equivalence point से हमें मतलब equivalence point पे इनकी क्या वैल्यू होती है जो दे रखा है, जैसे DE/dV, ठीक है। अब इसको मैं ब्रीफ करती हूँ, देखो क्या होता है। यहाँ से हमें पता चल गया EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। तो इसमें जो ग्राफ ड्रॉ होता है नॉर्मली क्या होता है, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पीएच में यहाँ पे मैंने ले लिया NaOH, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल HCl। हमें पता है जितना स्ट्रॉन्गर एसिड है उसका पीएच उतना ही कम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका पीएच इतना था, तो जब हम पीएच मतलब कि HCl में, अभी हमने क्या किया, कॉनिकल फ्लास्क ले रखा है, उसमें HCl है और हम उसमें NaOH ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं, ठीक है। होगा क्या, सबसे पहले जैसे जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पे हम पीएच के साथ ईएमएफ भी लिख सकते हैं। पहले क्या होगा, धीरे धीरे मान लो कि थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे HCl मतलब कि NaOH जो ऊपर से डाल रहे हैं वो HCl को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर लेगा, जिसे हम बोल देंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पीएच पूरी तरीके से इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ NaOH। मतलब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पीएच इंक्रीज कर रही है क्योंकि पहले पीएच कम थी, HCl था, अब वॉल्यूम NaOH डाल रहे हो, NaOH डालोगे तो बेस डालो तो पीएच क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये इसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो वो मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, ठीक है। फिर इसके बाद अब पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गया। अब पीएच इसलिए इंक्रीज कर रही है क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ NaOH है। इस तरीके का ग्राफ मिलता है नॉर्मल सा सीधे शब्दों में। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे को एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हमें नहीं पता कि कौन सा है। तो होता क्या है कि ये ग्राफ हम DE बाय वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट की जगह हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हम करते हैं फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, दैट इज DE/dV के साथ।
ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं तो जो इसका ग्राफ आता है वो नियर अबाउट इस तरीके का आता है, मतलब कहीं पे जाके हमें एक इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाता है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो अगर मैं DE/dV की वैल्यू निकालूँ तो इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ऊपर है ग्राफ, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ΔE/ΔV की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। अभी भी अगर हम देखेंगे एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हमें अभी भी नहीं मिला, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ होता है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, d² और dV² के साथ। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का आता है। ठीक है। यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये पूरी तरीके से मिल जाते हैं। दिस इज़ द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहाँ पे ΔE/dV² की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब जो हमें इक्विवेलेंस पॉइंट मिला जहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो रहा है पूरी तरीके से, वहाँ पे ΔE/dV² की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है। तो ये सिंपल सा इसी पार्ट से, इतने से ही पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, बस इसने क्या बोला कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पे इसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो पहला ऑप्शन में ये देख लो D²E/dV² 0 कहाँ पे है, तो D²E/dV² इज इक्वल टू 0। देखो उसमें तो हमारा ग्रेटर दिखा रहा है, ग्रेटर है वो तो हो नहीं सकता, A एंड C। ठीक है। अब इसके बाद DE/dV जो ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा इसके और इसके बीच में। इट्स नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वैल्यू 0 पे तो मिल ही नहीं रही है, हमारी ग्रेटर मिल रही है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C विल बी द आंसर, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। DE/dV इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ΔE/dV² इज़ इक्वल टू 0। 0 पॉइंट का हमारे को ये मिल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है। इन अ पोटेंशियो, ये हमारा नेट जून 2014 में आया था। इन अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, द एंड पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग। हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग देखो क्या देख रहे हैं, किसकी वैल्यू देख रहे हैं, EMF की वैल्यू देख रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू देख रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम किसकी वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं कि हमें एंड पॉइंट मिल जाता है, तो हम किसकी वैल्यू देख रहे हैं, पोटेंशियल की देख रहे हैं। ठीक है। EMF इज अ पोटेंशियल, तो ऑप्शन देखो क्या क्या है, चेंज इन कलर चेंज देख रहे हैं, नहीं, जंप इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन करंट या इंक्रीज इन टर्बिडिटी। करंट और टर्बिडिटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना कलर की बात हो रही है, तो द ऑप्शन विल बी जंप इन पोटेंशियल। हम इसमें पोटेंशियल की चेंज को देख रहे हैं कि कैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है या pH हमारा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट एडिड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है। इन अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये भी हमारा नेट जून 2016 में आया। अब आप एक बात देखना कि इसी पॉइंट से ही पोटेंशियोमेट्रिक का क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन फिर देखोगे बिल्कुल सेम इसी जैसा है। इन अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन द एंड पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब एंड पॉइंट कैसे पता चलता है, इसकी वैल्यू दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी। एंड पॉइंट पे ΔE/dV² की वैल्यू 0 होती है और ΔE/dV इज ग्रेटर देन 0, इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो बस यही ऑप्शन है। अब आप देख लो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, देखो ΔE/dV² इक्वल टू 0, देखो पहले किस किस में, A और B में है, क्योंकि C और D में नॉट इक्वल टू 0 है तो वो तो गलत हो जाएगा। फिर A और B में देखोगे ΔE/dV इज इक्वल टू 0 और ΔE/dV इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई चीज़ ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो ये वाला आ जाएगा ΔE/dV, तो मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ΔE/dV इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये मेरा काम खत्म होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के, ये वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस पे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जैसे अभी हमने इसमें ग्राफ ड्रॉ किया था pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती है उसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं एब्जॉर्बेंस या इसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। देखो A क्या होता है, A इज इक्वल टू ECl।
अगर हम इससे बांधे तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। A इज़ कॉल्ड एब्जॉर्बेंस, ठीक है, और E इज़ कॉल्ड एज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी और इसी को बोल देते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। मतलब इनका ग्राफ ड्रॉ होता है विद वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, ठीक है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलर चेंज देखते हैं, कलर की और मतलब एब्जॉर्बेंस देखते हैं। अगर एब्जॉर्बेंस है मतलब तब E की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू किसी के लिए भी नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है, मतलब वो कलर शो कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 दे रखी है का मतलब है कलरलेस, मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, कलरलेस है। इसका मतलब है इट इज़ द पर्टिकुलर थिंग दैट इज़ कलर्ड, ठीक है। सेकेंडली, हम जब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये A वर्सेस E है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है, ठीक है, जो भी हमारा डल रहा है टाइट्रेंट, तो ये रिएक्शन क्या होती है, सबस्ट्रेट प्लस जो भी हमारा टाइट्रेंट है गिव राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट पे जो हमारा मान लो HCl था, NaOH डल रहा था, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इस तरीके की रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें हम कलर चेंज देखते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें 2 लाइंस नॉर्मली आती है, फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये आ गया, दिस थिंग इज़ द ग्राफ, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे सबस्ट्रेट ले रखा है, टाइट्रेंट में ऐड करूँ, सबस्ट्रेट में जब टाइट्रेंट ऐड करूँ कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा, तो जो फर्स्ट लाइन है वो सबस्ट्रेट प्लस प्रोडक्ट को शो करती है, और जो सेकेंड लाइन है, क्योंकि अब प्रोडक्ट बिल्कुल बन चुका है, सबस्ट्रेट पूरी तरीके से यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया होगा, ये जो पूरी लाइन होती है वो टाइट्रेंट को शो करती है। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ क्योंकि आप कर चुके, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ इसमें, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है वो सबस्ट्रेट प्लस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये टाइट्रेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके के डिफरेंट टाइप के ग्राफ करते हैं कि सबस्ट्रेट मान लो E इज़ इक्वल टू 0, मतलब ये कलरलेस है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया E इज़ इक्वल टू 0, मतलब ये तो एब्जॉर्बेंस शो नहीं कर रहा है, ये एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है नॉट इक्वल टू 0, और ये भी एब्जॉर्बेंस शो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मुझे गिवन है, जैसे इसका यानी क्वेश्चन ही है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जैसे ये, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 22, ये नेट जून 2013 में आया है। इन अ कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, देखो सबस्ट्रेट प्लस टाइट्रेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट दे रखा है। द एंड पॉइंट इज एस्टिमेटेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, मतलब कलर्ड देख के हमने पता किया, एब्जॉर्बेंस को देख के पता चला कि ये कर रहे हैं। इफ़ S and P हैव अ E इज इक्वल टू 0, मतलब S और P का जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, ये एब्जॉर्प्टिविटी है, वो 0 है, और टाइट्रेंट की नॉट इक्वल टू 0 है। तो इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ मैंने बताया किस किस के बीच में होता है, एब्जॉर्बेंस और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ग्राफ एंड दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट विच वी आर एडिंग, ठीक है। और यहाँ पे A या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, अब देखो A की वैल्यू कब होगी, जब वो कलर्ड होगा, अदरवाइज तो ये कांस्टेंट वैल्यू दिखाएगा। इसके जो टूवर्ड्स हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो तो कांस्टेंट ड्रॉ करेंगे। अभी मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें सबस्ट्रेट है, टाइट्रेंट मैं ऊपर से डाल रही हूँ, और अंदर जो बनेगा उन दोनों को मिला के दैट विल बी द प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट प्लस टाइट्रेंट। अब इसने बोला सबस्ट्रेट इज 0, टाइट्रेंट में डालू, टाइट्रेंट कलर्ड है, बट हमें सबसे पहले क्या शो करना होता है, सबस्ट्रेट प्लस प्रोडक्ट को शो करना होता है कि सबस्ट्रेट डाला, टाइट्रेंट डाला, प्रोडक्ट बन रहा है। अब प्रोडक्ट की एब्जॉर्बेंस भी 0 है, सबस्ट्रेट की भी 0 है, मतलब जो सबस्ट्रेट के बाद प्रोडक्ट बन रहा है वो भी 0 है, मतलब एब्जॉर्बेंस कुछ भी नहीं है, नील होगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब सबस्ट्रेट पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जो कि कलरलेस है, ठीक है, उसकी वजह से भी एब्जॉर्बेंस 0। अब मैं क्या कर रही हूँ, अभी भी मैं टाइट्रेंट ऐड कर रही हूँ। अब टाइट्रेंट क्या है हमारा, टाइट्रेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे पूरा सबस्ट्रेट था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे फुल सबस्ट्रेट है, फुल सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे फुल प्रोडक्ट है, दोनों की एब्जॉर्बेंस 0 है, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल नील दिखा दिया हमने। इसके बाद नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि टाइट्रेंट इज कलर्ड बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ टाइट्रेंट, ये टाइट्रेंट है, और जो कि कलर्ड है क्योंकि इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये हमारा कांस्टेंट ही है,
मतलब E इज इक्वल टू 0 एंड हेयर इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज सबस्ट्रेट प्लस प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब देख लो कि इस तरीका का ग्राफ किस में बना हुआ है. देखो एब्जॉर्बेंस वर्सेस क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट की जगह यहाँ पे जो कर्व हमारा टी जैसे दिखा रखा है ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ही है. टी मीन्स टाइट्रेंट. ठीक है, तो किस तरीके से अब देखो अगर मैं इन्हीं ग्राफ्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ. जैसे पहला ग्राफ क्या बना रखा है, वी बना रखा है. इसका मतलब साफ है कि सबस्ट्रेट की कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस थी, एक आई फिर वो 0 हो गई. मतलब पहले मतलब सबस्ट्रेट का जो ई था ना इज़ नॉट इक्वल टू 0. कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्बेंस थी, पर जब प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट इज़ निल, मतलब प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0 है. तभी तो कलर घटता जा रहा है. अब तो एकदम बढ़ गया, मतलब टाइट्रेंट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. तो ये ग्राफ हो रहा है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं. सेकेंड ग्राफ क्या कह रहा है, सेकेंड ग्राफ कह रहा है ऐसा. ठीक है, इस तरीके का है. मतलब वो ये कह रहा है सबस्ट्रेट की है, टाइट्रेंट और प्रोडक्ट की 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट बना वो 0, टाइट्रेंट अब ऐड कर रही हूँ कांस्टेंट है वो 0. मतलब T इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, बट सबस्ट्रेट इज नॉट इक्वल टू 0. बट ये तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दे रखा. थर्ड देख रहे हैं जो कि हमारा ये है, वो क्या शो कर रहा है, सबस्ट्रेट भी 0 है, प्रोडक्ट भी 0 है, फिर टाइट्रेंट डाला बढ़ गया. इसका मतलब E इज़ नॉट इक्वल टू 0. दिस विल बी द ऑप्शन. मतलब ये C वाला हमारा करेक्ट आंसर है. D को भी देख लो ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए. ये क्या कर रखा है, इस तरीके का कर रखा है. मतलब सबस्ट्रेट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड टाइट्रेंट क्या, जैसे यहाँ पे तो प्रोडक्ट बना, अब क्या हो रहा है, घट रहा है ये. ठीक है, घटता जा रहा है. मतलब टाइट्रेंट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. मतलब कोई भी इसके अंदर 0 नहीं है, तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C. ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं. इसी का एक और क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10. इट इज़ नेट जून 2012 में ये क्वेश्चन आया. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को देख के एकदम घबराहट होती है इस क्वेश्चन को, बट इतना सिंपल क्वेश्चन है. अगर किसी को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन समझ में आ गई ना तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है ये, और देखने वाला समझा भी नहीं पाता इस क्वेश्चन को कि कैसा है. बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है. ये मेरे को ग्राफ दे रखा है. ठीक, ये AB है, ये CD है, और ये क्या है हमारा, ये AB है और ये CD है. यहाँ पे डाल रखा है वॉल्यूम ऑफ EDTA, मतलब EDTA डाल रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे मिक्सचर है. मिक्सचर किस किस का है, मिक्सचर है Fe3 पॉजिटिव का और कॉपर 2 पॉजिटिव का. एक बार हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं क्या है. The spectrophotometric response for the titration of a mixture of Fe3 plus and copper 2 plus against EDTA is given. आपको नीचे वाली स्टेटमेंट बताई, मैं वो नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं देख रही हूँ. हम क्वेश्चन को देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ. ये मिक्सचर मुझे नीचे मिला है, ऊपर से वॉल्यूम ऑफ EDTA डाल रहे हैं. ठीक है, ग्राफ मुझे गिवन है, इसको देख के मुझे एक्सप्लेन करना है कि क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ क्या है. अब देखो ये मेरा बीकर, ये EDTA और ऊपर से ये मिक्सचर डल रहा है. इसमें सिर्फ लॉजिक पता क्या लगना था, पूरा इनऑर्गेनिक का लॉजिक था, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का लॉजिक था इसमें, कि EDTA के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा. जिसने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना तो उसको आराम से कर लेगा. हमें पता है जितना ज़्यादा स्मॉलर आयन होता है ना वो उतनी जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो पहला जैसे ही मिक्सचर जाएगा, फर्स्ट लॉजिक इज़ कि पहला तो कॉम्प्लेक्स बनेगा Fe3 प्लस का EDTA के साथ. फिर जब ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब कॉपर की बारी आएगी और वो EDTA के साथ बनाएगा. थर्ड, जब ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो अब इसमें क्या बचा, EDTA, तो ओनली EDTA. ठीक है, मतलब हमारे की ये 3 चीज़ें हैं और 3 लाइनें हमें शो कर रही हैं. ऑब्वियस सी बात है कि पहला कॉम्प्लेक्स ये बना होगा, तो ये मेरी लाइन शो कर रही होगी Fe3 प्लस और EDTA को. ठीक, अब यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो गया होगा, अब कॉपर की बारी आई होगी, तो ये लाइन मेरी शो कर रही होगी EDTA के साथ, और ये लाइन शो कर रही होगी एक्सेस ऑफ EDTA. और एक और चीज़ मैं अगर इसी से, ये वजह क्वेश्चन में नहीं है बट मैं अपने आप से दिमाग लगाऊं, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो E की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 0 होगी, इसके लिए E की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगी, और एक्सेस ऑफ EDTA के लिए E की वैल्यू 0 होगी. ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दी. ठीक, अब क्वेश्चन पे जाते हैं.
देखो थर्ड लाइन दैट CD हमको एक्सेस ऑफ EDTA है। अब पहला तो ऑप्शन ये देख लो कि वॉल्यूम जो CD है वो क्या एक्सेस ऑफ EDTA है, क्योंकि बाई ब्लास्ट में कॉपर हो ये तो रह नहीं सी रहा, तो A और B ऑप्शन तो यहीं कट जाएंगे। अब बचते हैं COD के पास। अब COD में एक्सेस ऑफ EDTA है। अब बस ये देखना है कि AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें अगर ये पता था कि आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स पहले बनाएगा तो मैं सीधा ये आंसर लगा देना था। तो ऑप्शन हो जाएगा दिस इज C कि वॉल्यूम ऑफ AB इज रिप्रेजेंटेड Fe3 प्लस में ADTA। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आए हैं? नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कंडक्टोमेट्री पे है, तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे डिबाई-हक्केल स्क्रीनिंग लेंथ वो करने जा रहे हैं। सो क्लास अब हम स्टार्ट करेंगे डिबाई-हक्केल स्क्रीनिंग लेंथ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ भी याद नहीं करना है, ये सिंपल सा फॉर्मूला, ये है स्क्रीनिंग लेंथ का फॉर्मूला। दिसंबर 2019 में इससे इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, मैं आपको अभी करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको रट लो, इसको रट लो। ठीक, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक एक बताती हूँ ये है क्या क्या। एक है E0, एक है ER। ठीक है, ये है तो हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसके जो टर्म्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जैसे वाटर हो सकता है या आपको अल्कोहल दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उसका हमारा इसी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको एज सच याद करना है, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, फिर KB इट्स अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और T क्या है? टेम्परेचर, T इज टेम्परेचर। E² क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Na क्या है? एवोगैड्रोज नंबर, Na क्या है? एवोगैड्रोज नंबर। और I क्या? आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो ये है हमारा काम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब इससे पहले देखो ये तो मेरा ये हो गया, इसको ना साथ में लेकर चलते हैं दोनों टॉपिक को, क्योंकि दोनों टॉपिक ना कोरिलेट करेगा, उसमें आयनिक स्ट्रेंथ बहुत पूछा जाएगा। देखो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ CI/ZI²। C जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है और Z जो होता है वो चार्ज होता है, जो भी चार्ज दे रखा है। जैसे NaCl है, Na पे क्या चार्ज है? 1, मतलब +1 होता है। NaCl पे क्या चार्ज होता है? NaCl +1 -1। ठीक है, तो Na को अलग लिखोगे उसकी कंसंट्रेशन के साथ और Cl को अलग लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर है तो 0.1 मोलर इंटू चार्ज क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 0.1 मोलर इंटू इस पर क्या चार्ज है? -1 और उसका स्क्वायर। ये और उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, हमारी क्या निकल आती है? आयनिक स्ट्रेंथ। ये तो मेरा जनरल फॉर्मूला है। अब मैं आपको ट्रिक लिखवाने जा रही हूँ, यहीं पे लिखवा देती हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और ये ट्रिक क्या है आयनिक स्ट्रेंथ निकालने की। यहाँ पे लिखो AB, यहाँ पे लिखो AB, यहाँ पे लिखो AB2 और यहाँ लिखो A2B। सिर्फ इन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल AB3 आ गया तो उसके लिए ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, तब आप इसी से निकालोगे जो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई सॉल्ट का फॉर्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल AB का मतलब NaCl, तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी? आयनिक स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन। मतलब जो मोलैरिटी दे रखा होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर के लिए आयनिक स्ट्रेंथ पूछा है NaCl के लिए, तो उसका आयनिक स्ट्रेंथ सेम ही होगा, दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक, अभी अब अप्लाई करेंगे। AB का मतलब अगर मान लो जैसे कि हमें दे रखा है BaSO4, अब BaSO4 पे क्या चार्ज होता है? Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, दोनों इक्वल ही है। जैसे ये Na+1 था, ये -1 था, इक्वल ही था, ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल है तो कट ही जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? इन चार्ज को आप प्लस कर दो, 2O2 4, तो ये आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जाएगा 4C।
मतलब जो भी कंसंट्रेशन दे रखी होगी उसे आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब आते हैं AB2 एंड A2B। जैसे Na2SO4, इसका ये हो जाएगा Na2SO4, ठीक है, और इसका हो जाएगा एग्जाम्पल है CuCl2। ठीक है, अब Na पे तो प्लस चार्ज होता है +1, सल्फेट पे -2, यहाँ पे कॉपर पे +2 और क्लोरीन पे -1। ठीक है, चार्ज तो ये हमें पता ही है। अब यहाँ पे 2 and 1, तो ये I इज इक्वल टू जाएगा 3C। यहाँ पे 1 and 2, तो I इज इक्वल टू जाएगा 3C। अब इसको अप्लाई करेंगे, इसको मैं यहीं लिख लूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी। अब ये ट्रिक्स ये कैसे यूज़ हो रही हैं सारी चीज़ें, ये देखो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं कि क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पे ये ट्रिक कैसे अप्लाई हो रही है और ये वाला डेबाय-हकल स्क्रीनिंग लेंथ के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया है ये हमारा नेट जून 2011 में, डेबाय-हकल स्क्रीनिंग लेंथ कापा इनवर्स इज़ अ मेजर ऑफ साइज ऑफ डिफ्यूज आयन क्लाउड अराउंड एन आयन प्रोवाइडेड। उन्होंने क्या किया, रूट ऑफ 2e स्क्वायर Na अपॉन E0 kBt, इसकी पूरे रूट के साथ की वैल्यू दे रखी है नियर अबाउट 30 की। ठीक है, इसके बाद बोला है एट 298 केल्विन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ कापा इनवर्स इज ट्रू। अब उसने बोला है हमको ये निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर 0.03 मोलल, मतलब कंसंट्रेशन हमें क्या दे रखी है, 0.03 मोलल। मोलल मतलब मोलैलिटी हमको दे रखी है, किसकी दे रखी है, Na2SO4 और इन वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या हम ये बोल जाते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम ER, हमको दे रखा है इज इक्वल टू 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमको 2e स्क्वायर Na E0 kBt, मतलब हमको इतना पार्ट हमको गिवन है, टीवी आया हुआ, इतना पार्ट हमको 30 दे रखा है। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ब्लैक पेन से करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब रूट के अंदर इतने पार्ट की वैल्यू 30 दे रखी है, और हमें पता है 2e स्क्वायर नीचे होता है, यहाँ पे 2e स्क्वायर ऊपर है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 1/30 रूट, क्योंकि ये तो रूट के अंदर ही है, ER बाय में I। ठीक है, अब मुझे ये मोलर सोल्यूशन दे रखा है, आयनिक स्ट्रेंथ निकालना है। देखो निकालने पे तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अब 2 सेकंड में निकाल के दिखाऊं मैं। Na2SO4 ये है A2B वाला टाइप, इस पे प्लस इसमें -2। ठीक है, 2 और 1 3, मतलब 3 के साथ जो भी कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.03, तो 0.09 विल बी द आयनिक स्ट्रेंथ। कितना सेकंड लगा मुझे, आई डोंट नो कितना सेकंड लगा। ठीक है, तो ये हमारा आयनिक स्ट्रेंथ निकला है, निकला। अब निकाल के देखना यही निकलेगा। ठीक, अब मतलब I की वैल्यू तो मेरी आ गई 0.09, ER की वैल्यू 100 दे रखी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, है ना। ये वाला आप समझा दो, समझ में आया कैसे करना है इसको। तो अभी हम और भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ट्रिक कैसी है। आपको सिर्फ क्या करना है, फिर से एक बार ट्रिक और फिर समझा देती हूँ। Na2SO4 था, इसके चार्जेस में, क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज होता है, प्लस सल्फेट पे -2 होता है, -2, इनको ऐड कर दिया 3, बस जो भी मोलैलिटी जो भी कंसंट्रेशन देखिए उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं इस पे। कापा इनवर्स इज इक्वल टू 1/30, ये इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 0.09, पॉइंट हटा दो, इनटू में 100 इज इक्वल टू 1/30 रूट ऑफ 1000, यहाँ पे आ गया 9। अब 2 0 हैं, अंडर रूट है तो 2 zeros के साथ ये बाहर आ जाएगा, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो 1/30 इंटू में 3 इंटू में 100। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, ये आ जाएगा 10/9। तो और पीछे नैनोमीटर, ये जो भी यूनिट्स दे रखी थी, जैसे इसमें नैनोमीटर दे रखी है। ठीक है, नैनोमीटर दे रखी है ना, तो क्योंकि वो तो रूट वाला ही आ गया, तो आंसर इसका आ जाएगा 10/9, दैट इज़ A विल बी द ऑप्शन।
आसान है। ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए 4 नंबर गए, सीधे 4 मार्क्स का आता है, सीधे 4 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा यही फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे दिस इज क्वेश्चन नंबर 46, नेट जून 2016 में क्वेश्चन आया है। 2 aqueous 1:1 इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम ए एंड बी। देखो 1:1 का मतलब है जैसे ए बी दे रखा है 1:1 में। 1:1 का मतलब क्या है, जैसे NaCl भी NaCl है, ये हमारा +1 होता है, ये हमारा -1 होता है, तो रेशो 1:1 ही आ गए। ठीक है, तो इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। ठीक है, उनका टेम्परेचर है TA और TB, मतलब ये A है तो इसका टेम्परेचर TA है, ये इसका टेम्परेचर TB है, इसका जो कंसनट्रेशन है वो CA है, इसका जो कंसनट्रेशन है वो CB है। ठीक है, अब NaCl ही है तो कोई हमारे को आयनिक स्ट्रेंथ की कोई टेंशन नहीं है। देयर डिबाई हक्कल लेंथ विल बी इक्वल टू, मतलब इनके डिबाई दोनों की हक्कल लेंथ आपस में कैसे कोरिलेट करेगी हमको ये बताना है। देखो कुछ नहीं करना, ए के लिए कापा इन्वर्स की वैल्यू लिख दो, कापा इन्वर्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है E0 ER KBT अपॉन 2E² Na इंटू में आयनिक स्ट्रेंथ। अब देखो आयनिक स्ट्रेंथ NaCl की, NaCl मतलब AB में मैंने क्या लिखा था, जो भी कंसंट्रेशन होगी वो आयनिक स्ट्रेंथ के इक्वल होगी। तो I को मैं यहाँ पे C से रिप्लेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस A, तो दिस इज CA एंड दिस इज TA एंड दिस होल पार्ट इज कॉन्स्टेंट, तो इसको तो मैं हटा सकती हूँ। तो मतलब A के लिए आई कैन राइट रूट ऑफ TA बाय CA, इसी तरह आई कैन राइट रूट ऑफ TB बाय CB। सिंपल सी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इनमें से कौन सी वैल्यू पुट करो TA की, फॉर एग्जांपल TA ले रहे हैं हम, कि वो TB बाय CB के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब ये आपस में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम ऑप्शन वाइज डालते जाएंगे। जैसे ऑप्शन नंबर A है, A में क्या लिखा हुआ है, TA इज इक्वल टू 2B, TA को इज इक्वल टू 2B 2TB लिखा हुआ है, और CA को क्या लिखा हुआ है 2CB 2CB। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया रूट ऑफ TB बाय CB, मतलब ऑप्शन A हमारा बिल्कुल परफेक्ट है कि मतलब मैंने TA और CA की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, ये इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब एक इसी का ऑप्शन सारी ट्राई करना, आपका यही आएगा और इक्वल नहीं आएंगे। जैसे B हम ट्राई कर लेते हैं यहीं पे, B इज इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो TA इज इक्वल टू 2TB और CA इज इक्वल टू दे रखा है CB बाई 2, मतलब इसको CB बाई 2 दे रखा है। तो अंडर रूट ऑफ TA की जगह क्या लिखा है 2TB और CA की जगह लिखना है CB बाई 2, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4TB बाई CB। इसको बाहर कर दोगे 2 ऑफ रूट ऑफ TB बाई CB, तो ये तो इक्वल ही नहीं है क्योंकि हमारा तो अंडर रूट ऑफ TB बाई CB है। तो इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा A। देखा कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। दिस इज सोल्यूशन ऑफ 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैव द सेम आयनिक स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, मतलब आयनिक स्ट्रेंथ सबकी सेम है पर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैकि 4, 25, 81। द कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डिबाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ ऑफ द 3 सोल्यूशंस आर। बहुत आसान क्वेश्चन लिखो, आपको बस कापा इनवर्स 3 के लिए लिखना है जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ सबकी सेम है। तो ये देखो वो तो ये वाला पार्ट E0 KBT 2E² Na ये हमारा कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट देखा, I सबका सेम है, तो I अगर सबका सेम है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना पूरा वो ना लिख के I लिख देती हूँ, तो वो तो कट ही जाएगा, I कट ही जाएगा और ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊपर आता है, तो बस रूट ऑफ
क्या क्या निकला है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 21, 25, यहाँ पे 81। बस इनका रूट निकाल लो। कापा इनवर्स इज इक्वल टू 2:5:9। क्या आंसर है क्या हमारे पास ऐसा 259 वाला? येस, वी हैव ऑप्शन नंबर बी। देखो 2 मिनट के अंदर हो गया। लर्न दिस फॉर्मूला, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। नाउ अब हम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन कर रहे हैं। द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दैट हैज़ द स्मॉलेस्ट डिबाई लेंथ एट 298 केल्विन इज। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, देख रहे होगे आप लोग, ठीक है। इसमें आपको बताना है स्मॉलेस्ट डिबाई। देखो ये कम कब होगी, देखो और चाहिए चीज़ें देखोगे तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल होती है आयनिक स्ट्रेंथ अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रखे हैं तो अगर मैं इस चीज़ से निकालूँ तो ये लिख सकती हूँ कापा इनवर्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/i। आयनिक स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा निकल आएगी उसकी कापा इनवर्स की वैल्यू कम होगी, और हमसे पूछी क्या है, कम। अगर ज़्यादा पूछी होती तो आयनिक स्ट्रेंथ कम तो कापा हो जाता ज़्यादा। हमसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट, तो आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा जिसकी निकलेगी उसका कापा सबसे कम होगा, ठीक है। अब जैसे क्या क्या दे रखा है देखो, आप कुछ नहीं देखोगे, मेरी ट्रिक लगाओगे। NaCl दे रखा है, Na2SO4 दे रखा है, CuCl2 दे रखा है एंड LaL3 दे रखा है, ठीक। NaCl +1 -1 इक्वल है AB टाइप है, तो जो कंसंट्रेशन है 0.01, तो वही आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। Na2SO4 का मतलब है +-2, तो 1 × 3, तो 3 × 0.01, तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 0.03। इसमें ये +2 -1 ये भी इसी की जैसे आ जाएगी, तो आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.03। अब मैंने ये बोला था इस पे वो हमारी ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, तो इस पे हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ½ × ब्रैकेट La के ऊपर क्या चार्ज आएगा +3 और Cl के ऊपर आएगा -3, 0.01। चार्ज क्या है 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 0.01, चार्ज कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ½ 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 1 का तो 1 होगा, ये हो जाएगा 0.03, ठीक है। 9 और 10 12, तो ये हो जाएगा 0.12 है ना, 9 10 11 12, ठीक है, 2 ये आ जाएगा 0.06। तो देखो अब सबसे ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ किसकी निकली, इसकी है 0.01, 0.03, 0.03, 0.06, तो सबसे ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ निकली हमारी इसकी। तो अगर इसकी आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी डिबाई-हक्केल स्क्रीनिंग लेंथ क्या होगी, सबसे कम। तो ये हो गया हमारा डिबाई-हक्केल स्क्रीनिंग लेंथ का। अब हम लोग करेंगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे आयनिक स्ट्रेंथ के। सो गए देखो आयनिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस भी बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, बट एक क्वेश्चन ही मुझे इसका मिला, ठीक है, गेट में तो बहुत आते हैं, और इसका ना इसी तरीके से आते हैं, जैसे डिबाई-हक्केल स्क्रीनिंग लेंथ के अंदर आ गया। अभी हम और चीज़ें भी करेंगे, जैसे पोलैरोग्राफी करेंगे, और हम लोग अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे पोलैरोग्राफी, कंसंट्रेशन सेल्स, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। ये हमेशा मिक्स होकर आता है, इसका सिंपलेस्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो एक आया हुआ था वो मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 जून 2013 में आया, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लो लिविंग द करेक्ट आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2SO4। देखो जिसको मेरी ट्रिक पता थी ना वो तो 1 सेकेंड में कर सकता है। क्या बोला है, 0.01 molar solution of NaCl and a 0.01 molar solution of Na2SO4। देखो इसका तो ये वही का वही रहेगा, इसका क्या रह जाएगा प्लस और -2, 2 और 1 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 0.03, तो 0.01 एंड 0.03 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखा 2 सेकेंड्स में निकल गए मेरी आयनिक स्ट्रेंथ वाली ट्रिक से। सो दिस इज़ फॉर दिस क्लास गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पोलैरोग्राफी के जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके लिए आप डिफ्यूज़ करंट, लिमिटिंग करंट, रेजिडुअल करंट, इनकी एक रिलेशनशिप को अच्छे से याद करके रखेंगे, रिवाइज करके रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें कंसंट्रेशन सेल्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल्स का मतलब क्या है, जो ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ आता है, Tk1 = Tk2, ठीक है, वो वाला हम लोग करेंगे। और डिबाई-हक्केल स्क्रीनिंग लेंथ के साथ एक और होता है डिबाई-हक्केल लिमिटिंग लॉ, ठीक है। तो
उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव अ लाइक एंड कमेंट and also subscribe my channel. Thank you so much.